जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए पेपर कोड BGDG 172 जेंडर संवेदीकरण समाज और संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग किस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, अगर आप लोग गैस पेपर प्लस हमारी जो क्लास है अगर आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप लोग इस पेपर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको गैस पेपर परचेज करना है सिंपली आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com तो आपको हमारी ये वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वेबसाइट से नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड सर्च करना है। जैसे आपका पेपर कोड है BGDG 172, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है तो यहाँ पर आपका जो है पेपर कोड आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर क्लिक करके इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, क्या यौनिकता का ताना बाना समाज से ही बुना गया है? उचित उदाहरण देते हुए चर्चा कीजिए। यानी जो यौनिकता है वो क्या समाज में ही बुना गया? यौनिकता का जो ताना बाना है वो समाज में ही बुना गया है। यौनिकता यानी सेक्सुअलिटी केवल जैविक या प्राकृतिक तथ्य नहीं है, यह समाज, संस्कृति, परंपराओं और मान्यताओं से गहराई से प्रभावित होती है। इसलिए कई विद्वान मानते हैं कि यौनिकता का ताना बाना समाज में ही बुना गया है। अर्थात हम यौनिकता को जिस रूप में देखते हैं, समझते हैं और स्वीकार करते हैं वह काफी हद तक सामाजिक ढांचे द्वारा ही तय किया जाता है। यानी हमारे समाज द्वारा ही तय किया जाता है कि मान लीजिए कोई स्त्री अगर छोटे कपड़े पहनती है तो हमारे दिमाग में सीधे क्या जाता है? हमारे दिमाग में जाता है कि लड़की बदचलन हो चुकी है। क्या है? क्या है? लड़की बदचलन हो चुकी है, यानी इसके आचरण क्या है? अच्छे नहीं है। अगर वही लड़की पूरे कपड़े पहनती है या फिर कोई स्त्री पूरे कपड़े पहनती है तो हमारे दिमाग में सीधे जाता है कि ये जो स्त्री या फिर जो लड़की है वो आचरणवान लड़की है। यानी हमें हमारे समाज में सिखाया जाता है अगर कोई स्त्री पूरे वस्त्र पहने हुए है इसका मतलब कि वो आचरणवान यानी सती सावित्री स्त्री है। अगर वहीं किसी स्त्री ने छोटे कपड़े पहन लिए तो हमारे दिमाग में हमारे समाज द्वारा बताया जाता है कि वो लड़की आचरण से ठीक नहीं है। क्या है? वो आचरण से ठीक नहीं है। यानी जो यौनिकता है वो हमारे समाज द्वारा ही निर्धारित की जाती है। यौनिकता का सामाजिक निर्माण। समाज यह तय करता है कि कौन सा व्यवहार साधारण होगा, कौन सा व्यवहार असाधारण होगा, कौन सा स्वीकार्य होगा या फिर कौन सा अस्वीकार्य होगा। लोगों की सोच, परिवार की शिक्षाएं, धर्म, कानून, परंपरा और मीडिया सब मिलकर जो है यौनिकता की समाज बनाते हैं। यौनिकता की समझ बनाते हैं। उदाहरण के लिए कई समाज में पुरुष से अपेक्षा की जाती है कि वह अधिक साहसी और खुला हो, वहीं महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वे संकोची और शालीन व्यवहार करें। तो ये सब कुछ किसके द्वारा तय हो रहा है? ये सब कुछ जो है समाज के द्वारा तय हो रहा है। जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर उदाहरण दिया था वो सब कुछ जो है समाज यानी कि सोसाइटी के द्वारा तय होता है। यह जैविक अंतर के कारण नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर बनाए गए नियमों के कारण होता है।
धर्म और परंपरा का प्रभाव। कई धर्मों और सांस्कृतिक परंपराओं ने यौनिक संबंधों के बारे में स्पष्ट नियम बनाए हैं। जैसे शादी के बाहर संबंधों को गलत माना जाता है, यानी शादी के होने से पहले आप क्या कर सकते हैं, कोई संबंध नहीं बना सकते हैं, ये समाज में गलत माना गया है। ठीक है। या केवल पुरुष महिला संबंध को सही समझना है, यानी अगर आपकी शादी हो जाती है तब भी आप किसी स्त्री का रेप कर रहे हैं, आपकी जो पत्नी है उसके आप मर्जी के खिलाफ सेक्स कर रहे हैं, तब भी जो है समाज में स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। महिलाओं की पवित्रता और शुचिता पर जोर देना, ये सब किसके द्वारा, ये सब जो है धर्म और परंपरा का प्रभाव है। किसका है, धर्म और परंपरा का प्रभाव है। ये सब सामाजिक रूप से तय किए गए विचार हैं जो यह दिखाते हैं कि समाज यौनिकता को अपने हिसाब से ढालता है। मान लीजिए कोई स्त्री पुरुष का विवाह हुआ। ठीक है, स्त्री पुरुष का विवाह हुआ, लेकिन स्त्री जो है कॉन्सेंट नहीं कर रही है सेक्स के लिए, तब भी वहां पर अगर किसी स्त्री के साथ सेक्स किया जाता है तो वो भी एक तरह का रेप होता है। क्या होता है, रेप होता है। लेकिन ये रेप क्या होता है, ये रेप जो है समाज में स्वीकार होता है। क्या होता है, समाज में स्वीकार होता है, क्योंकि ये हमारे धर्म में या फिर परंपरा में देखने को मिलता है, हमारे समाज द्वारा सिखाया गया है या फिर हमारे समाज द्वारा स्वीकार किया गया है। परिवार और पालन पोषण का प्रभाव। बच्चा जिस माहौल में बड़ा होता है वही सीख मिलती है। अगर परिवार में खुले संवाद को गलत माना जाता है तो बच्चा भी यौनिकता को एक छिपाने वाली चीज समझने लगता है। यानी अगर मान लीजिए हमारे परिवार में कोई भी बात खुलेआम नहीं होती है तो आगे चलकर बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो बच्चा भी उस चीज को छुपाएगा। कई घरों में लड़कियों को विशेष नियमों में बांधा जाता है, जैसे बहुत मत हंसो, दूरी बनाकर रहो, और लोग क्या कहेंगे। ये सारी चीजें जो है हमारे घरों में लड़कियों को सिखाई जाती है। यह दिखाता है कि परिवार यौनिकता की समझ पर कितना प्रभाव डालता है। मीडिया और बाजार की भूमिका। फिल्में, विज्ञापन, टीवी शो और सोशल मीडिया यौनिकता की एक विशेष छवि प्रस्तुत करते हैं। विज्ञापन में महिलाओं को अक्सर सौंदर्य और आकर्षण के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। फिल्मों में पुरुषों को हीरो की तरह दिखाना और प्रेम संबंधों में उनका निर्णायक रोल बताना भी समाज में यौनिक भूमिका तय करता है। यानी अगर आप लोग विज्ञापन में देखें तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है स्त्री को अक्सर जो है सौंदर्य और आकर्षण के रूप में दिखाया जाता है, जबकि फिल्मों क्या होता है, फिल्मों में हीरो को जो स्ट्रांग दिखाया जाता है यानी ताकतवर दिखाया जाता है, और उसको जो है प्रेम संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। इस तरह मीडिया यौनिकता को एक व्यापारिक और सामाजिक उत्पाद की तरह पेश करता है। कानून और सामाजिक मानदंड। समय समय पर कानून भी यौनिकता की परिभाषा बदलते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में 2018 में धारा 377 का संशोधन हुआ और समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। यानी अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, समलैंगिक विवाह कर सकते हैं। ठीक है। उससे पहले क्या था, उससे पहले आप लोग अगर समलैंगिक संबंध बनाते हैं तो यह अपराध माना जाता था। इससे पता चलता है कि पुरानी धारणाएं समाज और कानून द्वारा बदली जा सकती है। यानी यौनिकता केवल प्राकृतिक चीज नहीं बल्कि कानून द्वारा भी नियंत्रित की जाती है। लैंगिक भूमिकाएं और यौनिकता। समाज ने पुरुष और महिला के लिए अलग अलग भूमिकाएं तय कर रखी हैं। पुरुष को शक्तिशाली और इच्छुक माना जाता है, महिला को संयमी और शर्मीली दिखाया जाता है। ये धारणाएं जैविक रूप से सही नहीं है, यह समाज द्वारा बनाई गई छवियां हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें, अगर किसी लड़की को अपनी पसंद या इच्छा व्यक्त करने की आजादी नहीं मिलती तो यह समाज की बनाई हुई यौनिक छवि का ही परिणाम है। जैसे LGBTQ प्लस समुदाय के लोगों को लंबे समय तक भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि समाज ने केवल पुरुष महिला संबंध को ही सामान्य माना था। ठीक है।
इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। ऊपर दिए गए उदाहरण से हम साफ देखते हैं कि यौनिकता केवल शरीर से जुड़ी चीज नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संरचना है। समाज, संस्कृति, परिवार, धर्म, मीडिया और कानून ये सब मिलकर यह तय करते हैं कि कौन सा यौन व्यवहार स्वीकार्य है और कौन सा नहीं। इसलिए कहा जाता है कि यौनिकता का ताना बाना समाज में ही बुना गया है। इसे समझना जरूरी है ताकि हम सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता, गरिमा और समानता को स्वीकार कर सकें, चाहे उनकी यौन पहचान या झुकाव कुछ भी हो। तो यहाँ पर हमने जो पहला प्रश्न था वो अच्छे से कवर कर लिया है कि जो यौनिकता है, जो का यौनिकता का ताना बाना है, वो समाज द्वारा ही बुना जाता है और उसको हमने उचित उदाहरण के साथ देख लिया है। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, विवाह की परिभाषा दीजिए और भारत में विवाह के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे विवाह क्या है और भारत में विवाह के कौन कौन से स्वरूप देखने को मिलते हैं। तो विवाह मानव समाज की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। यह दो व्यक्तियों, स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक, धार्मिक तथा कानूनी संबंध स्थापित करता है। विवाह के माध्यम से दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार बनते हैं और परिवार की स्थापना होती है। समाज शास्त्रियों के अनुसार विवाह केवल शारीरिक या भावनात्मक संबंध नहीं है, बल्कि यह सामाजिक मान्यताओं, नियमों और परंपराओं से संचालित एक स्थायी बंधन है। विवाह के बाद पति पत्नी के अधिकार, कर्तव्य और सामाजिक स्थिति भी तय होती है। इस तरह विवाह सामाजिक जीवन की स्थिरता, परंपराओं की निरंतरता और परिवार की संरचना को बनाए रखने वाला माध्यम है। यानी जब किसी लड़की का विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद जो है उसका पद, यानी उसके अधिकार, उसके कर्तव्य जो है सब कुछ बदल जाते हैं। तो विवाह क्या है? विवाह मानव समाज की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। इसमें दो व्यक्तियों यानी स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक, धार्मिक और कानूनी संबंध स्थापित होता है। विवाह के माध्यम से दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार बनते हैं और परिवार की स्थापना होती है। भारत में विवाह के विभिन्न स्वरूप। तो भारत एक विविधताओं वाला देश है जहां अलग अलग धर्मों, जातियों और समुदायों की परंपराओं के अनुसार विवाह के कई रूप पाए जाते हैं। भारतीय समाज में विवाह के पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के रूप मौजूद हैं। सबसे पहला है एक पत्नित्व। एक पत्नित्व वह विवाह है जिसमें एक पुरुष एक समय में केवल एक पत्नी रखता है और एक स्त्री एक ही पति के साथ जीवन व्यतीत करती है, उसे हम लोग कहते हैं एक पत्नित्व। आज भारत में सबसे अधिक प्रचलित यही विवाह स्वरूप है। हिंदू विवाह अधिनियम 1995 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अनुसार एक पत्नित्व ही कानूनी रूप से मान्य है। यह जीवन में स्थिरता, प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। यानी हमारे भारतीय समाज में जो है एक पत्नित्व विवाह मान्य है, यानी एक पत्नित्व विवाह को ही जो है वैलिड माना जाता है। अगला है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह में एक पुरुष एक समय में एक से अधिक पत्नियां रख सकता है। प्राचीन काल में हिंदू समाज में यह प्रथा राजाओं, क्षत्रिय और धनी लोगों में प्रचलित थी। आज यह विवाह स्वरूप हिंदुओं में अवैध है, परंतु मुस्लिम कानून के अनुसार विशेष परिस्थितियों में जो है एक पुरुष 4 पत्नियां रख सकता है, बशर्ते वह न्यायपूर्वक उनका पालन पोषण करे। यानी कि अभी भारतीय समाज में जो है बहुपत्नित्व विवाह अलाउ है, लेकिन वो किसमें है? सिर्फ ओनली मुस्लिम कम्युनिटी में। ठीक है, हिंदू समाज में ये विवाह जो है अवैध माना जाता है। अगला है बहुपति विवाह। बहुपति विवाह में एक स्त्री एक से अधिक पतियों के साथ विवाह करती है और भारत में यह विवाह रूप बहुत कम पाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह प्रथा हिमालयी क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में प्रचलित थी। पांडवों और द्रौपदी का विवाह
इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है। यह प्रथा मुख्यतः आर्थिक कारणों, भूमि संरक्षण और परिवार विभाजन को रोकने के लिए बनी थी। आज यह लगभग समाप्त हो चुकी है। यानी कि एक स्त्री होती थी, वो एक ही परिवार के 4 लड़कों से शादी कर लेती थी। इससे क्या होता था, इससे जो है परिवार का विभाजन नहीं होता था और हमारी जो है भूमि संरक्षित रहती थी। जैसे पांडव में क्या हुआ था, पांडव 5 लोग थे और द्रौपदी ने सभी से विवाह किया था, लेकिन वर्तमान में ये विवाह जो है पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इसके बाद है समूह विवाह। समूह विवाह में कई पुरुष और कई स्त्रियां मिलकर एक ही समूह के रूप में वैवाहिक संबंध बनाते हैं। भारत में इसका कोई व्यापक उदाहरण नहीं मिलता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों और कबीलों में इसके कुछ सीमित उल्लेख मिलते हैं। आधुनिक समाज में यह प्रथा स्वीकार नहीं है। ठीक है। इसके बाद है अरेंज मैरिज। भारत में यह विवाह का सबसे प्रचलित और पारंपरिक रूप अरेंज्ड मैरिज है, जिसमें लड़के लड़की के माता पिता या रिश्तेदार साथी का चयन करते हैं। जाति, धर्म, परिवार की पृष्ठभूमि, शिक्षा और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर विवाह तय किया जाता है। यह प्रथा पारिवारिक सामंजस्य, परिवार और सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होता है। इसके बाद आता है प्रेम विवाह, जिसे आप लोग लव मैरिज कहते हैं। तो इसके सभी लोग शौकीन होंगे। तो प्रेम विवाह वह विवाह है जिसमें लड़का लड़की अपनी पसंद से जीवन साथी चुनते हैं और बाद में परिवार व समाज से अनुमति प्राप्त करते हैं। आधुनिक शिक्षा, समान अवसर, सामाजिक परिवर्तन और स्वतंत्र सोच के कारण भारत में प्रेम विवाह तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 ऐसे विवाह को कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला है आपका बाल विवाह। तो बाल विवाह वह विवाह है जिसमें लड़की और लड़की की उम्र कानूनी सीमा से कम होती है। यह प्रथा प्राचीन काल से भारत में प्रचलित रही है, परंतु आज बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत यह अवैध है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रथा कहीं कहीं देखी जाती है। यानी बाल विवाह क्या है, इसमें क्या होता है, लड़का और लड़की की उम्र जो है कानूनी जो सीमा है उससे कम होती है। यह प्रथा जो है प्राचीन काल में भारत में प्रचलित रही है, परंतु आज बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत यह अवैध माना जाता है। इसके बाद है स्वयंवरा, जो आपका प्राचीन काल में चलता था। स्वयंवर जिसे हम लोग कहते थे, प्राचीन हिंदू समाज में प्रचलित व्यवहार रूप था जिसमें लड़की स्वयंवर का चयन करती थी। राजघरानों में अधिक देखा जाता था। आधुनिक समय में इसे प्रेम विवाह के समान माना जा सकता है। इन जो स्वयंवरा था वो प्राचीन काल में था, लेकिन अगर हम लोग आधुनिक समय में देखें तो इसे हम लोग लव मैरिज के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। तो भारत में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि दो परिवारों और दो परंपराओं का संगम है। यहाँ विवाह के कई स्वरूप इतिहास, संस्कृति और धर्म के आधार पर विकसित हुए हैं। आज आधुनिकता के साथ साथ कानूनी सुधारों ने विवाह को अधिक समान, सुरक्षित और सामाजिक रूप से स्वीकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, तो ये आपका पेपर कोड है ना, BGDG 172। ये जो है ना, ये आपका पूरा समाज पर आधारित है। यानी समाज ने जो है कैसे नियमों को बनाया, कैसे नियमों को बिगाड़ा और कैसे जो हमारा समाज चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर आप पूरा पढ़ते हैं। तो ये सबसे जो है महत्वपूर्ण, मानी तो सबसे महत्वपूर्ण आपका ये पेपर कोड है। अगर आपके पास इसकी बुक है तो आप इसको जरूर एक बार पढ़िए। इससे क्या होगा, इससे आपके जो है आपकी समाज में दिलचस्पी बढ़ेगी। तो आपके पास अगर बुक है तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। अगर आपने अभी तक इन सभी प्रश्नों को देखा तो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर आपके पास बुक है तो आप इसको जरूर एक बार पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, जेंडर आधारित हिंसा की परिभाषा दीजिए और भारत में जेंडर आधारित हिंसा के स्वरूपों की चर्चा कीजिए। यानी लिंग के आधार पर कैसे हिंसा होती है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और भारत में जो है लिंग के आधार पर हिंसा के कौन कौन से स्वरूप हैं। तो जेंडर आधारित हिंसा का अर्थ है किसी व्यक्ति के लिंग या जेंडर के कारण उस पर की जाने वाली हिंसा। यह हिंसा महिलाओं, लड़कियों, पुरुषों या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ हो सकती है।
लेकिन सबसे अधिक महिलाएं और लड़कियां इसका शिकार होती हैं। जेंडर आधारित हिंसा केवल शारीरिक चोट तक सीमित नहीं होती, इसमें मानसिक, आर्थिक और यौन उत्पीड़न भी शामिल होता है। संक्षेप में कह सकते हैं, जेंडर आधारित हिंसा वह है जो किसी व्यक्ति को उसके लिंग या जेंडर की वजह से नुकसान पहुंचाने, डराने या उसकी स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए की जाती है। भारत में जेंडर आधारित हिंसा की स्वरूप, तो भारत में जो है लिंग आधारित हिंसा विभिन्न स्वरूपों में देखने को मिलती है। जैसे घर के अंदर होने वाली हिंसा, यह महिलाओं के खिलाफ सबसे आम रूप है। इसमें पति, ससुराल वाले या फिर परिवार के अन्य सदस्य शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से महिलाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। घरेलू हिंसा के कारण महिलाओं को डर, अवसाद, शारीरिक चोट और सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है। भारत में घरेलू हिंसा रोकने के लिए 2005 में महिला घरेलू हिंसा अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लागू किया गया था। इसके बाद जो है भारत में यौन हिंसा देखने को मिलती है। इसमें बलात्कार, छेड़छाड़, अनचाही छुअन, बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश जैसी घटनाएं शामिल होती हैं। भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके खिलाफ कानूनों में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 शामिल हैं। इसके बाद आर्थिक हिंसा, तो इसमें महिलाओं को उनके आर्थिक अधिकारों से वंचित करना शामिल होता है। जैसे कि उन्हें नौकरी करने की अनुमति ना देना, उनके कमाए हुए पैसे पर नियंत्रण रखना या फिर संपत्ति में हिस्सेदारी ना देना, सब कुछ आर्थिक हिंसा में आता है। आर्थिक हिंसा महिलाओं की आत्मनिर्भरता को नुकसान पहुंचाती है। मानसिक या फिर भावनात्मक हिंसा, इसमें धमकाना, अपमान करना, बेइज्जती करना, डराना या किसी के आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करना शामिल है। यह हिंसा कभी कभी शारीरिक चोट से भी अधिक गहरा असर डालती है। तो मान लीजिए किसी को शारीरिक हिंसा देते हैं, उसके ज्यादा प्रभाव क्या डालता है, उससे ज्यादा प्रभाव डालता है मानसिक हिंसा, यानी उसको धमकाना, अपमान करना, बेइज्जती करना, डराना या फिर आत्मविश्वास को तोड़ना क्या कहलाता है, मानसिक या फिर भावनात्मक हिंसा कहलाता है। बाल विवाह और बच्चों के खिलाफ हिंसा, भारत में कई जगह अब भी बाल विवाह प्रचलित है। ये लड़कियों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को रोकता है। बाल शोषण और बाल यौन शोषण भी जेंडर आधारित हिंसा के रूप है। ठीक है। इसके बाद सांस्कृतिक और सामाजिक हिंसा, तो कुछ परंपराओं और सामाजिक मान्यताओं के कारण लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जाता है। उदाहरण के लिए बेटी के जन्म पर भेदभाव, परिवार में लड़कियों की शिक्षा पर रोक या फिर सती प्रथा जैसी पुरानी कुप्रथाएं। सार्वजनिक स्थान पर हिंसा, इसमें सड़क, बस, ट्रेन या सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा शामिल है, जैसे छेड़खानी करना, भद्दे कमेंट्स करना, यौन उत्पीड़न। यह महिलाओं के स्वतंत्र रूप से बाहर जाने से रोक लगाता है। निष्कर्ष लिखेंगे इसके बाद हम लोग, जेंडर आधारित हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि पूरे समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह हिंसा महिलाओं और लड़कियों की स्वतंत्रता, शिक्षा, समाज और आत्मसम्मान को प्रभावित करती है। भारत में इसके खिलाफ कई कानून हैं, लेकिन सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता है। केवल कानून ही नहीं बल्कि मानसिकता में बदलाव ही जेंडर आधारित हिंसा को कम कर सकता है। यानी अगर हमको लिंग आधारित हिंसा को कम करना है तो उसके लिए हमको कानून नहीं बनाना है, बल्कि समाज में हमको क्या करना है, समाज में शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी है और मानसिक बदलाव लाना है। तभी हम लोग जो है लिंग आधारित हिंसा को कम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अक्षमता को परिभाषित कीजिए और जेंडर के संबंध में इसकी चर्चा उचित उदाहरण देते हुए करिए। तो अक्षमता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की किसी काम, कर्तव्य या सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने में असमर्थता। यह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या सामाजिक कारणों से हो सकती है। अक्षमता केवल शारीरिक कमजोरी नहीं है बल्कि यह मानसिक या सामाजिक बाधाओं के कारण भी हो सकती है। किसी व्यक्ति की अक्षमता उसके अधिकारों, अवसरों या स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। तो अक्षमता का अर्थ क्या है? अक्षमता का अर्थ है किसी व्यक्ति का किसी काम, कर्तव्य या सामाजिक जिम्मेदारी का
पूरा ना कर पाना। अक्षमता समाज में एक ऐसी स्थिति बनाती है जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता के साथ जीवन नहीं जी पाता। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने में कमजोर है तो वह शिक्षा प्राप्त करने में अक्षमता महसूस कर सकता है। इसी तरह आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियां भी किसी की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, आप देखते हैं जेंडर और अक्षमता का संबंध क्या है। तो जेंडर के संदर्भ में अक्षमता का मतलब होता है कि समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद असमानताओं और बाधाओं की वजह से कुछ कार्यों या अवसरों में असमर्थ होना। यह शारीरिक दक्षता पर आधारित नहीं होती बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर निर्भर करती है। अक्सर महिलाओं को पुरुष के मुकाबले कम अवसर और अधिकार मिलते हैं। यही असमानता महिलाओं की अक्षमता का मुख्य कारण बनती है। यानी समाज में कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें जो है पुरुष को वरीयता ज्यादा दी जाती है और महिलाओं को वरीयता कम दी जाती है। यहीं से क्या होता है, यहीं से जो है असमानता आती है, यहीं से महिलाओं के अंदर जो है अक्षमता का विकास होता है। यही अक्षमता का मुख्य कारण बनता है। उदाहरण के लिए, भारत के कुछ क्षेत्रों में लड़कियों को पढ़ाई में कम अवसर मिलते हैं क्योंकि उन्हें घर के काम या सामाजिक प्रतिबंधों में लगाया जाता है। इससे उनकी शारीरिक शिक्षा और आत्मनिर्भरता प्रभावित होती है। जैसे अगर हम लोग उदाहरण देखें, अगर एक गांव में लड़कियों को उच्च शिक्षा या नौकरी करने की अनुमति नहीं है तो उन्हें सामाजिक अक्षमता का सामना करना पड़ता है। यानी उनके पास अपने जीवन को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से जीने की क्षमता नहीं होती है। और हम लोग दूसरा उदाहरण देखें, महिलाओं को कई बार स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में कठिनाई होती है। जैसे गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त चिकित्सा सुविधा न मिलने से महिला की शारीरिक अक्षमता और जीवन पर असर पड़ सकता है। अगर हम लोग तीसरा उदाहरण देखें, कामकाजी महिलाओं के लिए घर और ऑफिस दोनों जिम्मेदारियों को संभालना अक्सर कठिन होता है। सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण उनकी पेशेवर क्षमता सीमित हो जाती है। इसे भी जेंडर से जुड़ी अक्षमता कहा जा सकता है। मान लीजिए अगर कोई स्त्री क्या कर रही है, घर में भी काम कर रही है और बाहर भी काम कर रही है, उसके ऊपर क्या है, दोनों काम का लोड है, प्रेशर है। इससे क्या होगा, वो अपने प्रोफेशन में क्या कर रहे हैं, अपने जो प्रोफेशन में है वो उतना जो है प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ पाएगी। इससे भी क्या होता है, इससे भी जो जेंडर में अक्षमता का विकास होता है। आप देखते हैं जेंडर आधारित अक्षमता के क्या कारण हैं। तो सामाजिक मान्यताएं और रूढ़िवादिता, समाज में पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर नहीं मिलते। उदाहरण के लिए, कुछ समुदायों में लड़कियों को लड़कों की तरह खेलों या शिक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। शिक्षा और आर्थिक अवसरों की कमी, महिलाओं को रोजगार या व्यवसाय में पुरुषों के मुकाबले कम अवसर मिलते हैं। आर्थिक निर्भरता उनकी अक्षमता को बढ़ा देते हैं। इसके बाद सुरक्षा और स्वास्थ्य की कमी, महिलाओं को सुरक्षित परिवेश और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां, घर और परिवार की जिम्मेदारी के कारण महिलाएं अपने व्यक्तिगत विकास और करियर में सीमित रहती हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। तो अक्षमता केवल व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, यह समाज, जेंडर और शिक्षा और आर्थिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है। जेंडर के संदर्भ में मुख्य रूप से महिलाओं के जीवन और अवसरों में असमानताओं के कारण होती है। समाज में समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने से यह अक्षमता कम की जा सकती है। इस प्रकार जेंडर आधारित क्षमता समाज की संरचना और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ी होती है। जब महिलाओं को समान अवसर और अधिकार मिलते हैं तभी वे अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन जी सकती हैं और समाज में योगदान दे सकती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कुछ पेपर कोड BGDG 172 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया हुआ है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।